दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प और सबक आमूज है। यकीनन आपको इससे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। कहानी यह है कि एक मशहूर और पैसे वाले हिंदू आदमी ने 5 मुस्लिम औरतों को हामिला यानी पेट से कर दिया। आखिर उस शख्स ने इन 5 औरतों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? आखिर वह क्या चाहता था उन औरतों से? लेकिन इस कहानी के पीछे एक गहरा राज छिपा था। जब सभी लोगों के सामने इस कहानी की हकीकत आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इन सभी बातों को मुकम्मल जानने के लिए दोस्तों वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मुझे अपना भाई समझकर वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ तहजीब और नफासत का शहर। यहाँ के लोग जितने खूबसूरत उतने ही दिल के सच्चे। लेकिन इस शहर में कुछ नाम ऐसे थे जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल थे। उन्हीं में से एक नाम था विशाल चतुर्वेदी का। विशाल शहर के मशहूर ताजिर थे। उनकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था। कई कंपनियों के मालिक, बड़े बड़े व्यापारिक सौदों के उस्ताद, मगर दिल के इतने सच्चे कि हर जरूरतमंद को मदद पहुंचाने का जज्बा रखते थे। विशाल के बारे में मशहूर था कि उन्होंने कभी किसी की जात या मजहब नहीं देखा। उनकी मदद का दरवाजा हर किसी के लिए खुला था। विशाल का बचपन बेहद सादगी में गुजरा था। उनके पिता एक मामूली दुकानदार थे जिन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताई। मां का निधन बचपन में ही हो गया और पिता ने हर मुश्किल का सामना करके उन्हें पढ़ाया लिखाया। विशाल ने अपने पिता से 2 बातें सीखी थीं, ईमानदारी और इंसानियत। यही उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई। विशाल की जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए लगा दिया था। हर साल गरीब बच्चों के लिए स्कूलों में दान देना, विधवाओं की मदद करना और अनाथालयों का निर्माण करना उनकी प्राथमिकता थी। उनका सबसे करीबी दोस्त था विनीत शर्मा। विनीत और विशाल बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की और फिर व्यापार में भी साझेदार बन गए। लेकिन जहां विशाल दिल का साफ था, वहीं विनीत के दिल में कहीं ना कहीं गुस्से का बीज पनप रहा था। एक रोज विशाल अपने ऑफिस में बैठे हुए गरीब महिलाओं के लिए नई योजनाओं पर विचार कर रहे थे। उनके सेक्रेटरी ने आकर बताया कि शहर के कुछ लोग उनसे मिलना चाहते हैं। विशाल ने तुरंत उन्हें बुला लिया। कमरे में दाखिल हुई 5 औरतें। हर औरत के चेहरे पर खौफ, बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। आप सबको कैसी मदद चाहिए? विशाल ने नर्म आवाज में पूछा। नज़्मा बानो, जो उनमें सबसे आगे थी, बोली, साहब, हमारी जिंदगी तबाह हो गई है। हमारी इज्जत को बचाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। विशाल उनकी बात सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने सबको तसल्ली दी और उनकी समस्या हल करने का वादा किया। लेकिन विशाल को यह अंदाजा नहीं था कि ये 5 औरतें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने जा रही थीं। अचानक सब बदल गया। कुछ हफ्तों बाद लखनऊ के अखबारों और न्यूज चैनलों में एक सनसनीखेज खबर आई। अमीर ताजिर विशाल चतुर्वेदी पर 5 मुस्लिम महिलाओं के साथ धोखा करने का इल्जाम। यह खबर सुनकर पूरा शहर सन्न रह गया। जिन लोगों ने विशाल को इंसानियत का मसीहा समझा था, वही लोग अब उनकी नीयत पर सवाल उठाने लगे। विशाल खुद इस खबर से सदमे में थे। उन्होंने सबसे पहले विनीत को बुलाया और कहा, यह सब क्या हो रहा है? ये इल्जाम झूठे हैं। मैंने हमेशा उनकी मदद की है। विनीत ने उसे तसल्ली दी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे विशाल देख नहीं सके। संदेह का बीज इन 5 महिलाओं के नाम थे। एक नज़्मा बानो, 2 सायरा, फातिमा, 3 फरहीन बेगम, 4 अमारा शेख, 5 रुखसार। जहां हर औरत ने विशाल पर यह आरोप लगाया कि उसने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। विशाल ने खुद को बेगुनाह साबित करने की ठानी। लेकिन सवाल यह था कि अगर वह बेगुनाह है तो आखिर यह साजिश क्यों और किसके कहने पर हो रही है? विशाल चतुर्वेदी पर लगे आरोपों ने पूरे शहर को हिला दिया था। हर तरफ चर्चाएं हो रही थीं। मीडिया, अखबार और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा
चर्चा का केंद्र बन गया था। विशाल के समर्थक भी अब उनकी सच्चाई पर शक करने लगे थे। इंस्पेक्टर आरिफ खान की एंट्री जैसे ही मामला सामने आया, पुलिस ने केस दर्ज किया। इस मामले की तहकीकात के लिए तैनात किए गए इंस्पेक्टर आरिफ खान, जो अपनी ईमानदारी और सूझबूझ के लिए मशहूर थे। आरिफ जानते थे कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि समाज और कानून के बीच की साख का सवाल था। आरिफ ने सबसे पहले 5 औरतों से बयान लेने का फैसला किया। हर औरत की कहानी अलग थी, मगर उनके इल्जामों में कुछ समानताएं भी थीं। नज़मा बानो एक गरीब मोहल्ले की रहने वाली थी। उसका शौहर 1 साल पहले एक हादसे में गुजर चुका था। नज़मा ने अपने बयान में कहा, मेरे शौहर के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मैं मदद के लिए विशाल साहब के पास गई। उन्होंने मुझे पैसे दिए, लेकिन बदले में मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया। मैं मजबूर थी, चुप रही, मगर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फातिमा सायरा एक पढ़ी लिखी खातून थी, जो एक स्कूल में टीचर थी। उसने कहा, मैंने विशाल चतुर्वेदी को हमेशा एक नेक इंसान समझा था। जब मेरा तलाक हुआ और मैं अकेली हो गई, तो उन्होंने मेरी मदद की, मगर मेरी मदद का मतलब यह नहीं था कि वह मेरी इज्जत से खिलवाड़ करें। उन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ा। फरहीन एक अमीर घराने की लड़की थी। उसने बयान दिया, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया और मैं डिप्रेशन में चली गई। विशाल ने मेरा सहारा बनने का वादा किया, मगर उसने मेरी हालत का फायदा उठाया। मैं चुप नहीं रहूंगी। हमारा शेख हमारा एक युवा लड़की थी, जो नौकरी की तलाश में थी। उसने कहा, विशाल साहब ने मुझे नौकरी देने का वादा किया था। उन्होंने मेरी गरीबी का फायदा उठाया। अब मैं अपने साथ हुई ज्यादती को छुपा नहीं सकती। रुखसार के बारे में सबसे कम जानकारी थी। उसने अपने बयान में कहा, मैं बहुत कुछ सह चुकी हूं। विशाल ने मेरे साथ जो किया वह माफ करने लायक नहीं है। हर औरत की कहानी में एक बात सामान्य थी, उनका दावा कि विशाल ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। मगर आरिफ खान को इन इल्जामों में कुछ खटास महसूस हुई। सभी औरतें अचानक एक साथ सामने क्यों आईं? हर औरत का बयान एक ही ढर्रे पर क्यों था? और सबसे अहम सवाल, विशाल जैसा नेक इंसान ऐसा कर ही क्यों सकता था? पुलिस ने विशाल को पूछताछ के लिए बुलाया। विशाल ने साफ शब्दों में कहा, मैंने हमेशा इन औरतों की मदद की है। नज़मा को उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे दिए, सायरा को नौकरी दिलाने में मदद की, फरहीन को उसके पति से सुलह कराने की कोशिश की, अमारा को ट्रेनिंग दी और रुखसार को एक अनाथालय में जगह दिलवाई। इन इल्जामों का कोई आधार नहीं है। आरिफ खान ने विशाल के बयान को ध्यान से सुना और 5 औरतों की फाइल्स को खंगालना शुरू किया। उन्हें पता चला कि इन औरतों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था। फिर कैसे ये सब एक साथ विशाल पर इल्जाम लगाने आईं? आरिफ को लगा कि मामला सिर्फ एक साधारण केस का नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का है। इंस्पेक्टर आरिफ खान अब इस मामले को एक साधारण इल्जाम से ज्यादा साजिश मानने लगे थे। विशाल चतुर्वेदी का रिकॉर्ड बेदाग था और 5 औरतों की कहानियों में कुछ ऐसी दरारें थीं जो बार बार आरिफ को सोचने पर मजबूर कर रही थीं। शहर में यह मामला चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। पुलिस पर जल्द से जल्द केस को सुलझाने का दबाव था। मीडिया, राजनीतिज्ञ और सामाजिक संगठन सबने अपने अपने तरीके से इस मामले में दखल देना शुरू कर दिया, लेकिन आरिफ खान दबाव में आने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी टीम को सख्त निर्देश दिए कि हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया जाए। आरिफ ने सबसे पहले 5 औरतों की पृष्ठभूमि की जांच शुरू की। 1. नज़मा बानो, एक साधारण घरेलू महिला जिसका विशाल से संपर्क उसके पति की मौत के बाद हुआ। 2. सायरा फातिमा, एक स्कूल टीचर जो आर्थिक तंगी झेल रही थी। 3. फरहीन बेगम, एक अमीर परिवार की तलाकशुदा महिला। 4. अमारा शेख, नौकरी के लिए संघर्ष करती एक युवा लड़की। 5. रुखसार, जहां बेहद रहस्यमयी महिला जिसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। जांच के दौरान आरिफ को एक दिलचस्प बात पता चली।
पांचों औरतें अलग अलग पृष्ठभूमि से थीं, लेकिन उनकी कुछ हालिया गतिविधियां एक जैसी थीं। सभी औरतों ने पिछले महीने शहर के एक ही वकील अजहर नकवी से संपर्क किया था। अजहर नकवी लखनऊ का जाना माना वकील था, मगर उसकी छवि उतनी साफ नहीं थी। उस पर पहले भी फर्जी मामलों में शामिल होने और ब्लैकमेलिंग के इल्जाम लग चुके थे। आरिफ ने अजहर से पूछताछ का फैसला किया। जब आरिफ ने अजहर से सवाल किए तो वह हड़बड़ा गया। देखिए, मैंने इन औरतों को कानूनी मदद दी है। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो मेरा फर्ज है कि मैं उनकी मदद करूं। आरिफ ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, मगर उसका हड़बड़ाया हुआ अंदाज संदेह पैदा कर रहा था। आरिफ ने विशाल के पुराने सहयोगियों और दोस्तों से बात की। सभी ने एक सुर में कहा कि विशाल एक नेक इंसान है, लेकिन विशाल के व्यापारिक साझेदारों से बात करते हुए आरिफ को एक नाम बार बार सुनाई दिया, विनीत शर्मा। विनीत, जो विशाल का जिगरी दोस्त और बिजनेस पार्टनर था, पिछले कुछ महीनों से विशाल के साथ दूरी बनाए हुए था। कई कर्मचारियों ने यह भी बताया कि विशाल और विनीत के बीच व्यापार को लेकर अनबन चल रही थी। आरिफ ने विनीत से सवाल पूछने का फैसला किया। जब आरिफ ने विनीत को थाने बुलाया तो वह आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आया। इंस्पेक्टर साहब, मैं विशाल का दोस्त हूं। उसे फंसाने की कोई साजिश हो रही है और मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूं। आरिफ ने उससे पूछा, क्या आपको पता है कि विशाल और इन 5 महिलाओं के बीच क्या संबंध है? विनीत ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं, मगर मुझे यकीन है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। विनीत के जवाब सामान्य थे, मगर आरिफ को उसमें बनावट महसूस हुई। 5 महिलाओं में से सबसे रहस्यमयी थी रुखसार जहां। उसकी पृष्ठभूमि सबसे धुंधली थी। आरिफ ने अपनी टीम को रुखसार की गतिविधियों पर नजर रखने का हुक्म दिया। जांच में पता चला कि रुखसार का संबंध एक ऐसे समूह से है जो अमीर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए फर्जी इल्जाम लगाता था। रुखसार जहां की कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने पर आरिफ को एक नया नाम मिला, साया। साया एक कोडनेम था जो लखनऊ के एक खुफिया गैंग का था। यह गैंग अमीर व्यापारियों को फंसाने और उनसे पैसा वसूलने के लिए जाना जाता था। आरिफ अब यह समझने लगा था कि विशाल के खिलाफ यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत इल्जाम नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश थी। आरिफ ने 5 औरतों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार उसने उनसे अलग अलग बात की। नजमा बानो के बयान में झिझक थी। सायरा फातिमा का स्वर पहले से कमजोर था। फरहीन बेगम ने कुछ सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। अमारा शेख की आंखों में डर साफ दिख रहा था। रुखसार जहां ने आरिफ के हर सवाल का जवाब घुमा कर दिया। आरिफ को यकीन हो गया कि इन औरतों को किसी ने धमकाया है या बहकाया है। तहकीकात के दौरान आरिफ को पता चला कि 5 औरतों ने हाल ही में बड़ी रकम अपने खातों में जमा की थी। यह रकम कहां से आई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। आरिफ अब साया गैंग के खिलाफ एक बड़ी योजना बना रहा था। इंस्पेक्टर आरिफ खान के हाथ अब इस मामले की सबसे अहम कड़ी लग चुकी थी, साया गैंग। यह गैंग अमीर और प्रभावशाली लोगों को फर्जी इल्जामों में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। लेकिन सवाल यह था कि विशाल चतुर्वेदी को फंसाने के पीछे इस गैंग का मकसद क्या था और 5 औरतें इसमें क्यों शामिल हुईं? रुखसार जहां, जो 5 औरतों में सबसे ज्यादा रहस्यमयी थी, अब आरिफ की तहकीकात का केंद्र बन चुकी थी। आरिफ ने रुखसार की कॉल्स और बैंकिंग लेन देन पर नजर रखनी शुरू की। जल्द ही उन्हें पता चला कि रुखसार के संपर्क में एक व्यक्ति था जिसे साया गैंग का मास्टरमाइंड माना जाता था। उसका नाम था इमरान मलिक। इमरान एक पेशेवर अपराधी था जिसने सालों से कई बड़े घोटाले और ब्लैकमेलिंग के केस में अपनी पहचान छुपाई हुई थी। जांच में यह भी पता चला कि साया गैंग ने 5 औरतों को पैसे देकर इस साजिश में शामिल किया था। नजमा बानो को उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे का लालच दिया गया। सायरा फातिमा को आर्थिक तंगी से बाहर निकालने की गारंटी दी गई। फरहीन बेगम को उसके पूर्व पति के साथ सुलह कराने का झूठा वादा किया गया।
अमारा शेख को नौकरी देने की बात कही गई। रुखसार जहां, जो खुद गैंग का हिस्सा थी, इन चारों को बहकाने और धमकाने का जिम्मा उठाए हुए थी। आरिफ ने अपने शक की दिशा में विनीत शर्मा की गतिविधियों की जांच जारी रखी। विनीत के बैंक खातों की छानबीन में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। विनीत ने हाल ही में साया गैंग के मास्टरमाइंड इमरान मलिक को एक बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। आरिफ ने विनीत को फिर से बुलाकर सवाल किया, विनीत, तुम्हें क्या लगता है मैं इस साजिश को नहीं समझूंगा? विनीत पहले तो शांत रहा, मगर आरिफ के सवालों के सामने वह टूट गया। हां, मैंने यह किया। विशाल हमेशा मुझसे बेहतर था, दौलत में, इज्जत में, हर चीज में। मैं उसे गिराना चाहता था, इसलिए मैंने साया गैंग के साथ मिलकर यह साजिश रची। मैंने ही इमरान मलिक को पैसे दिए और उन औरतों को फंसाया। विनीत के कबूलनामे के बाद आरिफ ने साया गैंग के खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई। पुलिस ने इमरान मलिक और उसके साथियों को एक बड़े ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया। पांचों औरतों ने भी सच बोलने का फैसला किया और अदालत में कबूल किया कि उन्होंने यह सब पैसों के लिए किया था। विशाल का नाम पूरी तरह से साफ हो गया। अदालत ने उसे सभी इल्जामों से बरी कर दिया। हालांकि विशाल का नाम कानूनन साफ हो गया था, मगर समाज ने उसे जिस तरह कटघरे में खड़ा किया था, उसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। लोग कितनी जल्दी शक कर लेते हैं, विशाल ने आरिफ से कहा। आरिफ ने जवाब दिया, सच की जीत होती है, मगर इसमें वक्त लग सकता है। विशाल ने फैसला किया कि वह और मजबूती से समाज सेवा करेगा। उसने अपने नेक कामों को जारी रखने का ऐलान किया। नज़मा, सायरा, फरहीन और अमारा को उनके गुनाह की सजा मिली, मगर विशाल ने उन्हें माफ कर दिया। उसने कहा, हर इंसान को अपनी गलतियों से सबक लेने का हक है। रुखसार ने जेल में रहते हुए अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया और पुलिस के साथ मिलकर साया गैंग के अन्य अपराधियों की पहचान में मदद की। विशाल चतुर्वेदी के खिलाफ लगी सभी झूठी आरोपों के खत्म होने के बाद वह पहले से कहीं ज्यादा मुरझाए हुए थे। समाज में उनकी छवि को जो नुकसान हुआ था, वह सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों का था जिन्होंने उनका साथ दिया था। यह सब कुछ एक गहरे घाव की तरह था जो वक्त के साथ भरने की कोशिश कर रहा था। मगर विशाल का दिल अब भी इंसानियत के नाम पर भारी था। उन्होंने अपने जख्मों को सहलाते हुए एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। वह समाज में भरोसा और इंसाफ की एक नई मिसाल पेश करना चाहते थे। विशाल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया जहां हर व्यक्ति बिना किसी डर और शर्म के अपनी कहानी शेयर कर सकता था। यह प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए था जिन्हें समाज ने या तो नकार दिया था या फिर उनके खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा बनाकर उन्हें गुनहगार बना दिया गया था। विशाल का मकसद था कि लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कानून और व्यवस्था में विश्वास पैदा किया जाए। इंस्पेक्टर आरिफ खान, जो इस पूरे मामले की तहकीकात में शामिल थे, अब विशाल के अच्छे दोस्त बन गए थे। वह भी विशाल की कोशिशों में साथ देने लगे थे। आरिफ जानते थे कि सच की जीत तो हो चुकी थी, लेकिन अब समाज में इस सच को कायम रखना जरूरी था। उन्होंने विशाल के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया जिसमें लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। आरिफ और विशाल दोनों ने मिलकर पुलिस विभाग में सुधार की कोशिशें शुरू की ताकि कोई भी शख्स बिना किसी गलती के फंसने ना पाए। उन्होंने पुलिस वालों को यह समझाने की कोशिश की कि उनका काम केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि समाज में इंसाफ की भावना को बनाए रखना है। उधर साया गैंग के बाकी सदस्य अब पुलिस की पकड़ में थे और उनकी सजा का मामला अदालत में था। लेकिन रुखसार जहां, जिसने इन सभी औरतों को बहकाया था, ने अपनी गलतियों का एहसास किया और उसने एक खुला बयान दिया जिसमें उसने यह कबूल किया कि वह सब पैसे के लालच में आई थी। उसने यह भी बताया कि उसे इस गैंग के काम में शामिल होने के लिए धमकाया गया था और वह अब अपनी गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार थी। दोस्तों, कभी कभी हमें जो दूर से दिखाई देता है वह यकीनन सच नहीं होता है। जब उसको तफसील से जांचा परखा जाता है तो असल सच्चाई पता चलती है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक्य पसंद आया होगा, तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।